सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? ठीक है। देखिए, एक सिंपल कंसेप्ट है। धीरे-धीरे ऐसा हाँ जी। अब मुझे सुन लीजिए। शुरू करूं? देखिए, हमारे पास एक कोई एक मास एम का एक ब्लॉक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप उसको समझ लेंगे आराम से। वैसे तो आपको नहीं पढ़ रखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास है, इस पे हमने फोर्स इंपोज किया। जब इससे फोर्स इंपोज करेंगे तो ये कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और ये अपनी इनिशियल पोजिशन से, ये इसकी इनिशियल पोजिशन है, ये पॉइंट आपके पास फाइनल पोजिशन पहुंच जाता है, ये वाला इसका मास। तो इसने ये यहाँ से ए टू लेकर बी तक आपके एस डिस्टेंस कवर किया। हाँ वही। आगे देखिए, दो तरीके, या तो मैं वहां पे आऊं, या तो मैं यहाँ पे, या फिर माइक की व्यवस्था की जाए। तो एक ब्लॉक है जिसका मास है, इसमें हमने एक फोर्स इंपोज कर दिया। फोर्स इंपोज करने के बाद में ये अपने इनिशियल पॉइंट ए से आपके फाइनल पॉइंट या लास्ट पॉइंट बी तक चला जाता है। ये डिस्टेंस बढ़ता है, कवर करता है। इसको हम लोग एस भी कहते हैं, टी भी कहते हैं, एक्स भी कहते हैं। जो मन करे वो कोई भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्स है, आपका आर है, ये सब चीजें डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से जब ये पहुंचेगा तो ये वाली जो उसकी जो कंडीशन होगी, ये वाली जो कंडीशन है, इसकी वर्चुअल कंडीशन हो जाएगी, और आपके पास जो ये मास ब्लॉक है आपका, वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ब्लॉक पर फोर्स इंपोज करने के बाद में ये फोर्स की डायरेक्शन में ये ब्लॉक आपका डिस्प्लेस हुआ। कंडीशन यहाँ दो चीजें हैं सर। आप लोग मुझे ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आए, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर परेशानी मेरी कम, आप लोग ही ज्यादा हैं। तो यहाँ से जब आपके पास ये फोर्स लगाओगे इस पे, तो यहाँ यहाँ पहुंचेगा, ये वाली इसका कंडीशन है, ये वर्चुअल कंडीशन, आभासी इसको हम लोग कहते हैं। और इसने एस डिस्टेंस या एक्स या आर डिस्टेंस यहाँ से कवर किया। तो फोर्स के साथ में जब हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला एस, फोर्स के साथ में जब हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं या साथ में लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में या विदाउट डायरेक्शन में, दो ही कंडीशन है। हम फोर्स लगाएंगे या तो बिल्कुल सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन अलोंग टू द पाथ, या फिर आपके किसी एंगल पे जाएगा। कोई कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन है नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में जो आपके पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये फोर्स के अलोंग डायरेक्शन में जाता है, तब उससे में आपके पास ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क होता है। फोर्स आपके पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर है, स्केलर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डिस्प्लेस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो आपके पास दोनों के दोनों, ये फोर्स भी और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, जिसकी पहचान हमें यहाँ से डॉट से होती है, तो ये डॉट ये दिखाता है कि स्केलर प्रोडक्ट है। इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट से आपके पास वर्क मिला, और ये आपके पास ये वर्क की स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं, यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ क्रॉस लगा दें तो ये चीजें बदल जाएंगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फिर वर्क की बजाय टॉर्क आता है, और जो टॉर्क है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉर्क की बात ना करके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्क की, और जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी वर्क हो गया। ये वो वाली कंडीशन है जब आपके पास जो फोर्स आप इंपोज कर रहे हैं ब्लॉक के ऊपर,
वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है जो आपने ब्लॉक लिया है। जैसे मैं यहाँ समझ सकता हूँ, हम लोग जैसे कोई पीछे से मुझे आके पुश कर दे, धक्का दे दे, तो मेरे गिरने की संभावना जो है दो ही है। या तो मैं आगे गिरूंगा, या अगर मैं ठीक से सीधा खड़ा रहूंगा तो फिर मैं थोड़ा सा स्लिप हो सकता हूँ आगे को। अगर मुझे पता है कि पीछे से कोई पुश करने वाला है, नॉर्मली जब फ्रेंड्स लोग खड़े होते हैं तो मजाक के मूड में रहते हैं तो करते हैं थोड़ा सा आगे को, स्लिप हो जाता है। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं, जब फोर्स लगती है तो गिरेगा यार, तो गिरेगा तो एंगल बनेगा। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है आपके पास वर्क की, फोर्स, जब फोर्स आपके फोर्स के ही डायरेक्शन में जब बॉडी आपके पास डिस्प्लेस हो या कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, तो डेफिनेटली आपको आपके पास सिंपल वर्क मिलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात? सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि हमने फोर्स तो लगाया। अब फोर्स लगाने की यहाँ दो कंडीशन, या तो हम लोग बैठ के लगाएं फोर्स, या फिर हम लोग झुक के लगाएं। जैसे हमारे घरों में एक बड़ा बॉक्स होता है नॉर्मली, या बेड होता है। जैसे आजकल बरसात हुई थी, बरसात में आपने देखा कई लोगों के घरों में पानी चला गया, तो जब पानी चला जाता है तो क्या करते हैं कि बेड में सामान रखे रहते हैं, सब सारा का सारा जो सामान होता है घर का, वो सारा बेड में डाला होता है, तो खड़े होकर के फोर्स नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, दीवार के सहारा बैठते हैं, क्योंकि रूम तो बहुत बड़े नहीं होते, नहीं मेरे ख्याल से 10-12 के साथ रूम होते हैं। तो हम लोग ये पैरों को उसके लगाते हैं, कमर हम ये लगा के दीवार पे, तब उसको पुश करते हैं और फिर इजिली हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे हाथ से धकेलेंगे तो शायद नहीं धकेलेगा, क्योंकि जितना उसका ये मास है, और मास के साथ में जो वेट कंसिडर हुआ है, वो वेट जो है उसको डिस्प्लेस हो नहीं देता। उसकी वजह क्या है कि आपके पास फोर्स उतना है ही नहीं। तो मैं यहाँ दो कंडीशन, दो तरह से हम लोग फोर्स लगाते हैं। या तो मैं, जैसे मैं फिलहाल खड़ा हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग टू द प्लेन, तो या तो मैं वो आगे से झुकूं ऐसे, ये मेरा इतना ये एंगल आपके पास बना, या फिर मैं बैठ जाऊं और बैठ करके आपके पास खड़ा हूं, तब फिर नीचे से हम लोग फोर्स लगा, तब नीचे से हमारा एंगल बनेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो फोर्स है अपनी सुविधा के हिसाब से लगा, तो यहाँ पे सीधा ना फोर्स लगा करके सेकंड कंडीशन में मैंने फोर्स लगाया एक किसी एंगल पर, ये वाला, ये वाली पहली कंडीशन थी भाई, अब मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ। और ये वाला जो है आपके पास, ये वाला जो फोर्स है मैं परपेंडिकुलर से लगा रहा हूँ, तो ये वाला एंगल बनेगा। तो जब अगर हम लोग सीधे खड़े हैं और सीधे खड़े होने के बाद एक फोर्स लगाते हैं, तो फिर आपके पास एंगल ये वाला बनेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ जगह ऐसी होती है कि हम लोग परपेंडिकुलर खड़े ना हो करके झुकते नहीं, तो बैठ बैठ जाते हैं आराम से और फिर फोर्स लगाते हैं झुक करके, फिर आपके पास एंगल ये वाला बनेगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम किसी ब्लॉक पे या ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं, तो हमें फोर्स आपके पास हॉरिजॉन्टल से लगाना है यानी क्षैतिज से लगाना है, या हमें ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर से लगाना है, या फिर सीधा लगाना है। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंपोनेंट बनेंगे। जहां पर भी आपके पास एंगल बना, यानी जो चीजें झुकी, तो वहां पे दो कंपोनेंट आते हैं, दो घटक आते हैं। दो घटक का मतलब या तो कोस आएगा, साइन आएगा, और फोर्स दोनों के साथ में आएगा। तो जब मैं इसको आपके पास नीचे बैठ करके फोर्स लगाता हूं, तो ये वाला मेरा काम करता है, ये वाला जो कंपोनेंट है। तो ये जो कंपोनेंट, अगर इसको हम थीटा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। समझ रहे मेरे पास? और ये हो जाएगा आपके पास एफ साइन थीटा, एफ साइन। तो इन दोनों में हमें देखना है कि ये जो फोर्स है एक्चुअल में वो किस कंपोनेंट की वजह से इसको डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए, ये तो परपेंडिकुलर, ये तो आपके, ये जो कंपोनेंट है ये तो इस ब्लॉक को पलटने नहीं देगा। आपने कभी कभी देखा होगा जब हम फोर्स लगाते हैं तो चीजें पलट जाती हैं, और पलटने से बहुत नुकसान भी होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट पलटे ना, और वो सीधा ही डायरेक्शन में आपके पास मूव करता रहे, भले हम लोग उस पे एक इंक्लाइन कंडीशन में या हम लोग झुक करके उसमें फोर्स लगाएं, तो वो वाला जो फोर्स कंपोनेंट है वो कोस थीटा है, और कोस आएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थिति में आएगा। तो ये वाला फोर्स काम करेगा एफ कोस थीटा। समझ आई बात? अब देखिए, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट एफ एस, और उनके बीच बनने वाले कोण थीटा या आपके पास एंगल थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एफ कोस थीटा। आगे सिंपल सी परिभाषा सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो आपके पास जो कंपोनेंट बना यहाँ पे,
ये एक्चुअल में ये है एफ कोस थीटा, और ये कहाँ कहाँ से आया, ये वो यहाँ से आया। तो ये जो आपके पास फोर्स लगेगा सेकंड टाइम में, एफ डॉट, ये जो आपके पास एफ है एक्चुअल में ये वाला है कंपोनेंट आपका, और एस ये है। तो जब भी हम लोग किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स इंपोज करेंगे इन टर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट काम करेगा। और वैसे आप अगर जनरली देखेंगे तो जो भी फोर्स ज्यादा लगता है वो केवल ये वाले ही, यही वाला कंपोनेंट फोर्स ज्यादा लगाता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में केवल ये, कि उसको चीजों को पलटने नहीं देता। तो जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं वो इसीलिए क्या करते हैं कि उसका, आपने देखा होगा मशीन उठाते हैं, मशीन जब लगाते हैं तो नीचे से दो, जैसे आपके पास जेसीबी टाइप की होती है, वो दो नीचे उसमें सरिये से लगे रहते हैं, वो उसको उठा करके पूरा कर उठा लेती है, ऊपर से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर से उठाने के वहां उसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं, वो वाली कंडीशन है। तो फिर आपके पास एप्रोक्सीटा ही आता है। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, तो एफ एस cos थीटा होता है ये वाला। तो ये वाली जो कंडीशन है, जब यहाँ पे फिलहाल वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन क्या होता है जब cos थीटा आ जाता है, यानी कोई भी एंगल आ जाता है, तो ये वेक्टर फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली आपके पास स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एफ सी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो दे चुका है थीटा के फॉर्म में। अगर वो ना देता फिर तो आपके पास वेक्टर होता ही। फिर हम लोग ये वाला डेफिनेशन लगाते हैं। तो सिंपल जो है एक वर्क है, अगर किसी बॉडी पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स जो है आपके पास दो ही कंडीशन में काम करेगी। या तो आपके पास ऑब्जेक्ट के अलोंग काम करेगा, या फोर्स की डायरेक्शन में काम करेगा, या फिर उसके किसी एंगल पे काम करेगा। अगर आप लोगों ने बचपन में कंचे खेले हो, खेले ऐसा, मेरे ख्याल में सभी ने खेले होंगे, बॉयज ने तो खेला है। गर्ल्स जो है, एक गेम होता है छोटा सा, सिटी में भी खेलते हैं, वो चार या पांच या छह बना देते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं एक छोटा सा, उसको जंपिंग करके उसको करते हैं, पैर से अंगूठे से उसको पुश करते हैं, और देखा होगा। तो तुमने देखा अगर सही से फोर्स लगाते हैं सीधा जाता है, नहीं तो इधर उधर चला जाता है। वो जब इधर उधर चला गया तो फिर वो हार जाता है, उसका हाल एक हारने को वहां कुछ और कहते हैं ऐसी भाषा में। तो वो इसी यही कंपोनेंट है। लेकिन बचपन में हमें कहाँ पता चलता है कि हम लोग किस फोर्स से, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फोर्स है वो आपके पास मोशन, लॉन्ग टू द मोशन काम नहीं करता, फिर हमें किसी न किसी एंगल पे यूज करना पड़ता है। तो ये दो तरह की फोर्स आपके पास काम करते हैं, आपके पास एक सीधा का सीधा, एक किसी एंगल पे। तो यही आपके पास वर्क है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क है। समझ आया? जैसे वैसे तो हम लोग वर्क करते ही हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जिसको हमें समझना होता है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। वैसे तो मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊं, अभी तुम कहोगे, अगर तुम कहोगे यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने कुछ काम किया, वैसे वहां से यहाँ तक आने में कोई काम नहीं हुआ। कोई बताएगा क्यों? मेरी नजर में, या फिजिक्स ये कहते हैं कि वहां से मैं यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, या वहां से यहाँ तक मैं आपके पास एक पाथ कवर किया, और वहां से आने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया, यानी मेरा कोई डब्ल्यू जीरो है। तो फिजिक्स तो कहती है कि जीरो है, लेकिन कैसे, कोई बताएगा? ग्रेविटी फोर्स को बताइए, आप कुछ लग रहा बताने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं। आप जब 11th में रहे होंगे तो कोई बुक आपने पढ़ी होगी, चित्रा, वान मित्तल, एनसीईआरटी, या वर्मा शर्मा सैनी, बहुत सारी बुकें मार्केट। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया रहता है कि एक कुली जो है, जब किसी प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, और वहां से किसी का सामान उठाता है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के खड़ा हो जाता है, तब तक वो उसने बॉक्स नीचे रखा नहीं, अभी वो सिर पर रखा हुआ है। तो उसने कहा जी पैसे दे दो। अब वो कहे, वो चूंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, या फिजिक्स पढ़ा हुआ, उसने कहा तो तूने कोई काम नहीं किया, फिजिक्स कहती है। बोले यार ऐसे कैसे हो जाएगा, तो नहीं, अगर वो कहे कोई काम नहीं किया तो पैसे किस काम के, तो सारे के सारे पुलिस उसको मारेंगे, पिटाई करेंगे। फिजिक्स कहती है कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन इन प्रैक्टिकल में तो वर्क तो हुआ है भाई, वहां से दूसरे प्लेटफॉर्म से लेकर के दूसरे पे लेकर गया, कुछ ना कुछ तो काम किया। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी परपेंडिकुलर होती है, तो प्लेन और परपेंडिकुलर बॉडी के रेस्पेक्ट में एंगल बनता है 90 डिग्री, और कोस 90 होता है जीरो।
तो यहाँ पे जब हमको उस 90 आप रखोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, जब हम लोग वर्क को देखते हैं तो किसी एंगल का थीटा आप देखेंगे आपके 15 डिग्री पे, 13 पे, 30 पे, 45 पे, 60, उससे आगे जितने हमारे पास एंगल बनेंगे। तो ये वाला कंडीशन, तो इसमें जो एक्चुअल में जो वर्क है वो यही, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। एक और होता है, आप पुल पे कभी साइकिल चलाए होंगे, या अभी तो खैर यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है इसका, नेहरू मार्केट का, जब भीड़ होती है बहुत सारी, खासकर मंगल वाले दिन, लोग तो कहते हैं मार्केट बंद है, लेकिन मंगल को निकला नहीं जाता, काफी भीड़ रहती है। तो बाइक पे न, मान लिया बाइक पे या स्कूटर पे हम लोग आए, तो कई बार जब थोड़ी सी जगह खाली होती है बाइक को बढ़ा देते हैं, और थोड़ी सी जब स्पीड कम होती है तो स्लो कर लेते हैं, या भीड़ लग जाए स्लो कर लेते हैं। तो आप देखें कि उस केस में, एक तो एग्जांपल ये, मैं समझ, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कंडीशन है कि आप साइकिल पे पुल से नीचे उतर रहे हैं, जैसे आपके पास हॉस्पिटल वाला पुल है या फिर ये कचहरी वाला पुल है, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं उतरते समय, तो आपकी जो साइकिल है, आपके साइकिल के जो व्हील हैं वो स्लिप करते हैं, ऐसा, और ऐसे स्लिप करते हैं वैसे, देखा होगा कभी ध्यान से, ऐसा वो आवाज भी आती है उसको। तो आप देखें कि वहां पे जो वर्क होता है वो झटके में होता है, पार्ट्स में होता है, थोड़ा थोड़ा वर्क होता है। तो कभी अगर आप लोग देखा हो कि जब हम लोग ऐसे ट्रेवल करते हैं कहीं, और हमारी जो बाइक है या हम खुद भी जब ट्रेवल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमें वर्क मिलता है वो पार्ट्स में मिलता है। तो पार्ट्स में जब हम लोग वर्क निकालते हैं तो वहां इनिशियल कंडीशन लेकर के और जो फाइनल कंडीशन हमारी बनती है, उसके बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स होते हैं। जैसे अब सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में, भाई एक एक थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति है मेरी तरह, और इसे फोर्स लगाता है, वो फोर्स लगाया पहली बार यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पहुंच गए, ये सी पॉइंट पे हुआ, उसके बाद थोड़ा फिर यहाँ पे पहुंचा, ये आपके पास डी पॉइंट होगा, फिर लास्ट में यहाँ पहुंचा। तो हमारे पास चार पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट अगले वाला, एक से अगले वाला, चार पार्ट हो गए। तो हमें चार पार्ट में हमें अलग अलग कंडीशन में आपका वर्क निकालना पड़ेगा इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, समझ आई बात। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो जैसे आपने देखा हो, जब हम बुक लेके आते हैं, तो हम अगर हम लोग बिना बैग के बुक लेके आते हैं तो बहुत सारा मतलब वर्क करना पड़ता है। कि भाई आपने देखा होगा कि भाई एक फिजिक्स की बुक उठा ली, केमिस्ट्री और सारी सारी मोटी मोटी किताबें होती हैं, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि बैग, एक बैग में डाल लीजिए आप, और कंधे पे रखा, ऐसे तब भी ठीक है, नहीं तो पीछे आप लटका ही लेते हैं सब लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद बैग रखा, पता भी नहीं चलता कि हमारा बैग है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग पार्ट्स में लेते हैं, तब इस वर्क को हम लोग कहते हैं कि ये जो वेरिएबल वर्क है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो जो फोर्स काम करती है वो पार्ट्स में काम करती है, एक टाइम एक कंडीशन में काम नहीं करती, वो छोटे छोटे पार्ट्स में फोर्स इंपोज होकर के फिर आपके पास थोड़ा थोड़ा वर्क आपका निकल के आता है। उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल वर्क। और वेरिएबल वर्क यानी बदला हुआ जिसको कहते हैं, वेरिएबल वर्क हमेशा जो है उसी कंडीशन में काम करता है। ये आपके पास एफ डॉट एस, ये वाला हुआ, और हमने इसका लिया कि आपके पास ए टू बी, हम की बात कर रहे हैं। तो जब हमें एक साथ इसका टोटल वर्क लेना होता है, तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, याद आ गया होगा। यस सर, इसको कहते हैं वेरिएबल वर्क। लेकिन एक यहाँ कंडीशन है, इंटीग्रेट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डिफरेंशिएशन हो। डिफरेंशिएशन तो है नहीं, है क्या सर? विदाउट डिफरेंशिएशन यू कैन नॉट यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो। ये तो खैर डेफिनेट है क्योंकि इसमें लिमिट्स देकर रखी। तो ये जो आपके पास वर्क, ये जो कंडीशन है, इसके साथ में ये आप ये जो है फिर ये इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये कहां से है? ये टोटल तो यहां से यहां तक एक्स ऐसे, और ये जो है जो छोटा सा पार्ट हुआ, ये इसका स्मॉल एलिमेंट है। स्मॉल एलिमेंट को हम जब कोई भी पार्ट जब लेते हैं, जब डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस के आगे एक छोटा डी लगाते हैं, छोटा पार्ट उसका हो जाता है। ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमारे पास जो है एक 2000 का नोट है, और आपने क्या किया, बैंक गए, भाई इसको जमा करना है, वो जमा करने के बजाय आप, आपके पास 10 के नोट है, तो एक 2000 को जमा करने की कितनी गड्डियां हो जाएंगी? 2 गड्डी हो जाएंगी। और आप जेब में डालोगे तो लगेगा कि बहुत सारे पैसे हैं। तो वहां बैंक में गए, आपने बदल लिया कि मुझे भाई बाहर जाना, तो सीधा भाई आप तो बदल दे, एक 2000 का नोट पकड़ा दे, हालांकि अब तो 2000 के नोट बंद हो गए।
तो वो क्या कह रही है कि पता ही नहीं चला कि 2,000 का नोट है, दो क्या 10,000 डाल दीजिए, 2,000 की 5 नोट डाल दी, पता ही नहीं चलता। तो जो 2,000 का नोट है एक्चुअली वो इंटीग्रेशन है, और जो आपके पास दो घड़ियां हैं 10-10 की, वो डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे जो आपकी बात देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है फोर्स के रेस्पेक्ट में, हम लोग जो उसकी फर्स्ट कंडीशन से जब लास्ट कंडीशन पे लेते हैं, तो अगर एक ही बार में हमें सब कुछ चाहिए, तो जब एक बार में हम सब कुछ चाहिए तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो वर्क मिला, ये वर्क एक्चुअल में वेरिएबल वर्क होता है। ये वही वाली करने जब हमें वर्क का पता ही नहीं चलते, छोटे छोटे पार्ट में है, तो उसमें पार्ट में हमें वर्क करना पड़ता है या वर्क मिलता है। समझ आ? हाँ जी, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं रख करता हूँ। कर दो रख क्या, नोट कर लीजिए। एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लें आपकी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। सही, हाँ प्लीज। हो गया जी? अच्छा, देखो, एक 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 नई फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक सिस्टम होता है जी, इसको हम लोग हिंदी में निकाय कहते हैं। कोई बताएगा निकाय क्या होता है? निकाय या सिस्टम? बोलो जी, निकाय या सिस्टम? बोलो, किसको आइडिया है? आप बताओ, आपको हंसी आ रही है? हंसी आने का मतलब है कि आपको सवाल आता है, और नहीं आएगा तो फिर आप हंसेंगे। नहीं, बोलो जी, क्या होता है सिस्टम या निकाय? देखो, ये रूम है, इस रूम में आपके पास चेयर है, टेबल है, ये फैन लगे हैं, इसमें कैमरा, लैपटॉप सब। तो इसी एक जगह बहुत सारी चीजों का जो मिश्रण होता है, उसको निकाय कहते हैं, वो सिस्टम होता है। ठीक है, समझ आया? सिस्टम ये होता है कि ये बहुत सारी चीजें होती है, और हम बोलते हैं भाई रूम है, जाओ आप जाके बैठो और पढ़ाई करो। जैसे कि ये भी कहा कि आप जाइए पढ़िए, तो यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटी है, फैन भी चल रहे हैं, आराम से सब काम हो रहा है, तो ये सिस्टम। सिस्टम में हम दो तरह की एक्सिस लेते हैं, वैसे तो तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये वाला। लेकिन क्या होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई है, ये तो आप सब समझते होंगे। एक्सिस क्या होते हैं? उनके बीच का वाई एंगल पता ही होगा। ये कितना एंगल है? 120। ये वाला कितना? ये है जी, 160।
अच्छा, 120 वाले कितने हैं? आपके हाथ खड़े करें। बता नहीं सकते? गैस कर लेंगे। 160, 160 वाले कितने? 90 वाले कितने? कैसे पता चला 90 है? दरअसल ये जो एक्सिस है आपका, ये जेड एक्सिस वो ऐसे है। ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है परपेंडिकुलर है। अब हम इसको कैसे परपेंडिकुलर दिखाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, लेकिन तुमने देखा होगा इधर नहीं दिखाते, इधर ही दिखाते हैं। इधर भी दिखा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं दिखाते हैं? मालिका बताओ। हाँ? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। इसका मालूम है किसी को? नहीं। होता क्या है कि इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, हम कोई ना कोई पॉइंट लेते हैं, और पॉइंट जो है इसके आपके पास इसमें ही, इस लाइन में ही इंटरसेक्ट हो जाता है, या एग्जिस्ट कर जाता है, उसके अंदर समाहित हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता। इसलिए इधर नहीं लेते हम लोग, इधर इसके दूसरे तरफ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये वाला, अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तो फिर इसकी इसके प्रोजेक्शन इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे, और यहाँ पे भी इसके साथ आएंगे। आगे आगे कंसेप्ट में तब बताएंगे आपको, तो इधर नहीं ले। चलो वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। ये सिस्टम है आपका। इस सिस्टम में एक पॉइंट है कि आपके पास एक दूसरा पॉइंट है बी। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पे चला, बी तक पहुंचे, फिर बी से चला, फिर ए पे पहुंच गया, ये वाला। ए से बी तक पहुंचने के लिए इसको सी की जरूरत पड़ी, सी तक गया, और उसके बाद बी से ए तक आने में डी पॉइंट पे गया है। ठीक है, यानी जहां ये चला था पॉइंट, वहीं पे आपके पास वापस आ। क्या कोई वर्क हुआ? फिजिक्स में तो हुआ नहीं। तो जब यहाँ पे इस सिस्टम में कोई वर्क नहीं होता, तब आपके पास इसमें जो टोटल वर्क डन है, वो कितना हुआ? जीरो। तो टोटल वर्क डन जीरो होने की जो वजह है, वो किस पे डिपेंड करेगी? जैसे आप यहाँ से चले पॉइंट से और यहाँ पे गए, तो उसके इनिशियल पॉइंट से चल के कहीं पे भी घूम के आएगा, ये इसके लास्ट पॉइंट में यहाँ पे रखे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। एफ तो है, बिना फोर्स के तो जाएगा ही नहीं। तो फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जहां चले थे और उसी पॉइंट पे चले गए, तो आपके डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट की होने की वजह से टोटल वर्क डन आपका जीरो। तो जब किसी कंडीशन में, किसी सिस्टम में, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूविंग आपके पास, जैसे कार आप ले लीजिए, तो जहां से चलती है, अगर वहीं पे कहीं से घूम के वापस आ जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। उस केस में इसका जो वर्क डन जीरो होने की वजह से, ये आपके पास न्यूटन्स के सेकंड रूल्स को 100% फॉलो करता है। तो तब इसका जो वर्क डन है, जब जीरो हो जाए, और ये केवल उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। ये वाला पाथ है, ए सी बी, ये पाथ है, ये बी डी ए, ये पाथ है। तो पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल इनिशियल पॉइंट पे और आपके पास फाइनल पॉइंट पे आपके डिपेंड करे, तब उसका जो वर्क डन है वो जीरो होता है। तो उस केस में ये जो फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स कह रहा है। तो किसी सिस्टम में जब हमारे पास कोई बॉडी एक पॉइंट से चल करके जब दूसरे पॉइंट पे आपके पास उतना डिस्टेंस कवर करती है, और फिर उसके सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे आती है, तो उसका जो वर्क डन है वो आपके पास जीरो होता है। उस केस में तब आपके पास वो जो फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स कहना है। दरअसल कंजर्वेटिव का मतलब होता है ना बदलना। हमारे एक एक समुदाय है इंडिया में, उसको कहते हैं कंजर। तो ये जो वर्ड बना है वहां से बना है, कंजर्वेट। वो बदलता नहीं है, और वो बदलना चाहता भी नहीं। वो कहीं भी बैठ के, जैसे खाना बदोश टाइप के होते हैं, अपना आप कहीं पुले बैठ जाएंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई गाड़ी वाला आएगा उनको चल के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। और वो चला जाए, कोई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगले दिन अगर जैसे कोई डीएम साहब आई, फिर रास्ता उनको आप ये आप लोग किया हुआ, आप वो अच्छा ठीक है जा रहे हैं, अपना पैक करते हैं, फिर कहीं और जाके बैठ जाते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। हम लोग याद क्या है कि हम लोगों को, जैसे हमारा घर में एक रूम होता है, मेरे ख्याल सभी का होता है,
सभी के रूम में उनकी एक अपनी प्रॉपर जगह होती है, उस प्रॉपर सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उस सीट पे अगर कोई भाई या बहन बैठ जाए तो उलझन होती है या क्यों उठो यहाँ से, मैं मेरी मुझे बैठ के पढ़ाई करना है। हम लोग इतना सा पॉइंट भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब आप जिसे जैसे आज आए आए होंगे, जिस जगह आपने बैग उठाया होगा, अगर आप वहीं पे जा करके बैग रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई काम नहीं किया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। समझ आई बात? तो इस वाले कंडीशन में जो आपके पास जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होती है, और इसमें आपके पास जो वर्क डन है वो जीरो होता है। जिसमें दो बातें हैं, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्लियर हुई बात? अब दूसरा जो फोर्स है वो है नॉन कंजर्वेटिव। अब हुआ क्या था, जैसे कई बार क्या होता है कि घर में हम लोग जब घर से चले थे अपनी अपनी जगह से, फिर पढ़ के जाएंगे फिर, और घर में कोई गेस्ट आ गए और उन्होंने हमारी सीट कब्जा ली। अब उनको क्या बोलोगे? नहीं बोल सकते कुछ। लेकिन उलझन तो होती है। और हमने कहा माँ से कि माँ देखो ये तो यार बैठ गए, मुझे पढ़ना था। चल बेटा कोई नहीं, तो ऐसा कर दूसरे रूम में जाके पढ़ ले, तो फिर वहां पढ़ाई तो होती। तो दूसरे एक ही घर में दूसरे रूम में चले गए, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हुआ? नहीं हुआ। तो उस वाले कंडीशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा तो भाई जो फोर्स है आपका, ये भी आपके पास ये आपके पास फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? इसके वाली कंडीशन में यहाँ पे एस डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका जो फोर्स है या जिसके द्वारा आपके वर्क हो रहा है, तो ये भी आपका वर्क जीरो नहीं होगा। और उस केस में ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी यहाँ। और ये जो है ये पाथ पे डिपेंड करती है, फिर इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती। तो ये दो बड़े डिफरेंसेस में, अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, पाथ पे नहीं कर रही है। नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपके पास वर्क डन जीरो नहीं होता, और ये केवल पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तुमने सुना होगा घर वालों कहते हुए, भाई तो कुछ भी कर ले, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। ये कहते हैं ना घर वाले। जैसे जो बॉयज लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं इधर उधर से, मान लो जैसे कहीं भी घूमने चले गए, अभी आ रहा मम्मी, अभी आ रहा पापा, अभी आ रहा है। गर्ल्स ऐसा कम करती है। तो अच्छा तू घूम ले, अभी पापा आएंगे तो बताऊंगी। लेकिन क्या है कि पापा के आने से पहले बेटा आ जाता घर पे, और दुनिया के जितने भी जो फालतू काम हो सकते हैं वो सब उसने किए हुए हैं। लेकिन सिलेक्शन हो गया भैया। तो वो जो उसके साथ साथ जो गलत काम, गलत नहीं मैं कहता, वो जितने भी उसने फालतू काम किए थे वे साथ सारे छुप जाते हैं। ठीक है? और आप दुनिया में सबसे शरीफ आदमी है, आप सिर्फ बैठ के पढ़ाई करते हैं, कोई इधर उधर एक बट कुछ नहीं है, किसी से फालतू बात नहीं करते, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे घर वाले? आप कितने भी शरीफ क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दुनिया के महान बेकार आदमी हो। सच बात है। तो यही कंडीशन है। तो यहाँ पे जो आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, तो यहाँ जो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दरअसल ये पाथ, आप किसी भी रास्ते पे जाइए, लेकिन जहां आपको पहुंचना है उस टारगेट को हिट करके फिर वापस आइए जहां पे आपको आना है, तो आपके पास वाटर जीरो होगा। ये वाली जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स होती है। लेकिन आपने क्या हुआ, कहीं से भी आपको जो है किसी भी रास्ते चले जाओ और जहां पहुंचना था वहां पहुंचे नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा नहीं, और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो नहीं होगा तो वर्क भी जीरो नहीं होगा, और उस केस में आपके पास जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव। समझ आया? तो इसमें जो है हमने वर्क की दो बातें पढ़ी, एक आपके पास अलोंग टू द मोशन, एक इंक्लाइन मोशन में, दो कंडीशन में हमने वर्क निकाला। सेकंड थर्ड कंडीशन में हमने उसका वेरिएबल फोर्स के साथ निकाला। फिर थर्ड आपके पास जो फोर्थ अगला कंडीशन है वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के फॉर्म में निकाला। ये सब चीजें जो है आप आपके डेली लाइफ में ये यूज होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर जिस जगह जाकर के आप बैग उठाया होगा पढ़ने के यहाँ आने के लिए, अभी उसी जगह जाके बैग रखोगे, बस बैग नहीं रखा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने फिजिक्स के टर्म में कोई काम नहीं किया। वास्तव में काम तो हुआ ही है, एक्चुअल में तो हुआ है। तो आप पढ़ते भी हैं, आपने देखा होगा
जब कुछ नहीं मिलता है संसार में तो वो टीचर बनता है। टीचर बनने के लिए दिक्कत क्या है कि आपके पास ना सिलेक्शन जब नहीं होता तो बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और जो वहां पे सिलेक्शन होने के लिए जो रिटन एग्जाम होता है वहां पे सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे टाइम कम रहता है और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो फटाफट देख करके, क्योंकि उसको सारी चीज याद हो जाती है, तो जब सारी चीज याद होगी फटाफट जाके टिक कर दिया होगा काम। अब 120 सवालों में से मान लिया 110 सवाल करती है, तो सिलेक्शन होगा, निश्चित होगा सिलेक्शन। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनके 95% मार्क्स आते हैं रिटन एग्जाम। जैसे आपका जो नीट का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन होंगे? 200 होते हैं ना, और सिलेक्शन आपका 600, 600 मार्क्स आए तब उससे ऊपर सिलेक्शन होता है। तो आप देख लीजिए, और 600 मार्क्स लाने के लिए तो भाई बहुत मेहनत की जरूरत है। ऐसे नहीं आएंगे, तुक्के नहीं लगते आजकल। लोग अपनी किस्मत पे, एक तो आप लोग ना किस्मत पे भरोसा करना बंद कर दो, किस्मत तो धोखा ही देती है। जैसे बाई चांस अभी लाइट चले जाए, पता है लाइट जाने वाली है, ये धोखा ही देती है लाइट, कुछ पता नहीं चलता कब चली जाए, वैसी किस्मत नहीं। तो ये वाली कंडीशन है। ठीक है। तो ये आप जो है तीन हमारे पास जो ठोस निकला, तो ये हम चीजें जब डिस्कस चीजों को करते हैं तो ये सारी चीजें ब्रेन में आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जाकर के परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज। हाँ जी, वर्क में कुछ और पूछना तो बताओ, फिर एनर्जी स्टार्ट कर दूँ। वही वही क्वेरी हो, इसमें वर्क के लिए कुछ हो। मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ के आना है, तो आज कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो परसों थे, पढ़ के आए, पढ़ के आए बेटा हैं, तो कुछ नया नहीं दिखा है। वो सर वही है, कोई भी 12th वाली बुक उठा लेते आप, उसमें ये वर्क बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है। देखिए, एनर्जी जो काम करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ये वाली एनर्जी होती है। जो हमारे काम करने की पावर है या शक्ति, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। जैसे अभी आप लोग थोड़ा बहुत सो के आए होंगे, तो फ्रेश फील कर रहे हो, नहीं सो के आए? अच्छा। अब लोग ये जब आप यहाँ आते हो तो ये आधा घंटा, एक आधे घंटे की आप एक नैप लेके आइए, तब आप ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। और थोड़ा रेस्ट जरूरी है, ब्रेन को भी और बॉडी को भी। तो तो ये एनर्जी जो है, हमारी बॉडी का सिस्टम इस तरह है बायोलॉजिकल, अगर आप थोड़ा सो जाएंगे तो बॉडी आपकी जो है एनर्जाइज हो जाएगी। वही एनर्जी, तो उसी में हम कहते हैं कि टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन तो हम सिंपल, इसकी डेफिनेशन, काम करने की क्षमता जो आपके पास एनर्जी कहलाती है, सिंपल वाली बात। जैसे अभी मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठे हैं, तो फिलहाल मेरी मेरी बॉडी का जो 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 पावर है, वो सारी सारी पावर मेरे ब्रेन को दे रही। और अभी मैं आपको जैसे वर्क एनर्जी डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक पूरी मेरी ब्रेन में पूरी पूरी पिक्चर चल रही है, एक फिगर बनी है, एक पिक्चर चल रही है, ये भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पास, ये एनर्जी को हम लोग तीन तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक एनर्जी को हम लोग सिंगल पार्टिकल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाई एटॉमिक, जैसे आपके पास H2O2, इस तरह की जो चीजें होती हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके लिए हम लोग एनर्जी डिफाइन करते हैं। लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एक फील्ड है, पर्टिकुलर उसकी इक्वेशन है, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो एनर्जी को सिंपल एनर्जी भाई आपको सही है। सिंपल एनर्जी जो है, जैसे काइनेटिक एनर्जी
और उसके बाद जो है पहली दूसरी वाली पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को मिला करके टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये मूविंग कंडीशन में होती है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट, आपके पास ये बहुत सिंपल चीज है, ये तो सब आपको पता ही है। तो मूविंग कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी आपके पास वर्क करती है। पोटेंशियल एनर्जी केवल जब पोजीशन होती है, ये उस कंडीशन में काम करती है। और टोटल एनर्जी जो है दोनों की दोनों इसमें आपके पास मूविंग कंडीशन या काइनेटिक। एक पहले एक स्कूटी आती थी काइनेटिक करके, नीला सा कलर हुआ करता था उसका, बड़ी सही लगती थी, पतली सी होती थी, अगर कभी चलाई होगी। काइनेटिक, काइनेटिक आती थी ना, एक स्कूटी आती थी, हाँ सर, पतली सी आती थी एक, हाँ, और बड़ी फेमस थी वो। हाँ, वो काइनेटिक इसी पे है उसका। हाँ, किक मार लेते थे मेरे ख्याल से। तो वो क्या होता है, काइनेटिक या मूविंग कंडीशन। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पोजिशन के फॉर्म में आती है। और जो तीसरा है, ये काइनेटिक और आपके पास पोजिशन दोनों फॉर्म में आती है। तो काइनेटिक कंडीशन जो है, जब हम लोग मूविंग कंडीशन में होते हैं, तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपके पास इसकी जो इक्वेशन है 1/2 हाफ एम ई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन है इसका। दरअसल ये डेरिवेशन है तो फोर्स इक्वल टू एम ए। एम ए की हम लोग ए की वैल्यू रखते हैं इसमें। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 एस, उससे हम लोग उसको निकाल लेते हैं, ये वहां से आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर, ये सिंपल वाली। हालांकि इसका एक और मेथड भी है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी से पहले आपके पास मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम का हम लोग इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट का जब हम लोग वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, तब उस केस में आपके पास, तब भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो एक फॉर्मूले को कई तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला। अब आता पोजिशन। पोजिशन में दो बातें हैं भाई, देखो जरा इसको थोड़ा सा ठीक से देख लें। ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। जब हम लोग सोते हैं तो मेरे ख्याल से लेटने पड़ेगा, खड़े खड़े तो सोता नहीं कोई, घोड़े को छोड़ करके बाकी सभी बैठ के या लेट के सोते हैं। तो जब लेटेगा तो ये वाली इसकी पोजीशन आएगी भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है वो ऐसे लेटी हुई है, तो ये उसकी पोजीशन हुई। अगर ये आपके पास वर्टिकल कंडीशन होगा, फिर ये वाली कंडीशन होगी। मान ली उसने अपने आप का, उसका जो बेड इस तरह से वो ऐसे आपने लिटा दिया और सीधा खड़ा कर दिया उसको, ये वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे जो है ये वाली है, तो ये जो इसकी पोजीशन है भैया, बात ना करो, ये पोजीशन इसकी एच है, और ये वाली पोजीशन इसकी एक्स है। यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे जितने भी आपके पास मेजरमेंट होते हैं, वो सब एक्स की फॉर्म में होते हैं, और वाई एक्सिस जितने भी मेजरमेंट होते हैं, सब वाई की फॉर्म में या एच की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो पोजीशन है P इक्वल टू एम जी एच, ये वाला। दरअसल क्या है कि ये जो हाइट है, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो मेरी अपनी कुछ हाइट है, मेरा अपना कुछ मास है, और मास और हाइट के साथ में ग्रेविटी तो काम करती है। अर्थ को हम लोग जितना उसको नीचे की ओर दबा रहे हैं, अर्थ भी हम पे उतना ही रिएक्शन कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके पास ये इसका वेट आ जाएगा। तो ये टोटल, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं परपेंडिकुलरली, तो आपके पास एमजीएच आता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, अगर आप लोग वाई एक्सिस की बजाय एक्स एक्सिस लेंगे, तो फिर इसकी जो पोटेंशियल थी वो इतनी आएगी, एमजीएक्स, ये वाली आएगी। तो हम लोग ये एमजीएक्स या फिर एमजीएच, ये वाली कंडीशन में हम लोग दोनों दोनों कंडीशन में लेते हैं क्वेश्चन, जब आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास, ये पोजिशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास काइनेटिक यानी मूविंग एनर्जी की वजह से आपको मिलता है। तब आपके पास इन दोनों का जो सम है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये दोनों को ऐड करके आपके पास टोटल एनर्जी मिल जाती है। वैसे इसमें एक पॉइंट और है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों एक दूसरे के इरिवर्सिबल है। ये वाली जैसे काइनेटिक है, ये इसकी यूनिवर्सली यानी द्वैत समानुपाती। पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ेगी, काइनेटिक उतनी घटेगी। और कमाल की बात यहाँ ये कि इक्वल रेशियो रहता है। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक हाइट है कोई, ये वाली यहाँ पे, ये इसकी 0 हाइट है, ये आपके पास 20 जूल है या 20 मीटर है, ये आपके पास 40 है, ये आपके पास 60 है, इतना।
तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है जीरो होने की वजह से यहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद ये नीचे आता है। तो जब इसकी वेलोसिटी आप देखोगे तो यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे 0 से 60 के बीच में 30 होगी। तो जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी आपके पास घटती जाएगी, और जितना पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा उतना ही दूसरी उसकी घटेगी, बढ़ती चले जाती। ये दोनों दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका एक बाउंसिंग वाला एक न्यूमेरिकल है, बड़ा फेमस है, बहुत आता है वैज्ञान। बाउंसिंग समझते हैं? बाउंसिंग आप जैसे घर पे आप जाएंगे, घर पे एक बॉल होगी प्लास्टिक की, कैसे भी किरमिच की या दूसरे रबड़ वाली। अब जब आप उसे नीचे गिराओगे तो जंप करती है, फिर आती है प्लास्टिक बॉल। हाँ, वो ऐसे ऐसे करके आती है, एक बार ऊपर गई थोड़ा और नीचे जाएगी फिर ऐसे। तो उसकी कंडीशन ऐसे ऐसे करके आती है, ये वाली condition है। उसे बाउंसिंग कहते हैं। उसमें जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी का कंफर्म हो गया भाई। एनर्जी आपके पास दो तरह की होती है, ये काइनेटिक पोटेंशियल दोनों का सम टोटल। ये सिंगल पार्टिकल के लिए यानी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। एक पॉइंट लिख लो, ये इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। टेंसल एनर्जी फॉर ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये ये इसको भाई यू से भी लिखते हैं हम लोग। एक ही इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, R⁻⁶, ये वाला डायटोमिक मॉलिक्यूल के, सिंगल पार्टी के लिए आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंगल के लिए जो अभी लिखा था P=mgh, ये वाला ये सिंगल पार्टिकल के लिए यानी सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए स्पेशल है पोटेंशियल एनर्जी, P डॉट इक्वल टू ये A/R⁻12 माइनस B/R⁶। तो इसमें क्या होता है कि इसको जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं जब इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अक्सर ये क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा इसका तब आपको इसको डिटेल में बताएंगे और वहीं पे ये समझ में भी आएगा। तो ये वाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी है P डॉट ई। तो इस इक्वेशन का हम लोग उसको इसके आर के रेस्पेक्ट में या जो भी यहाँ पे होगा एस होगा या कोई भी टर्म होंगे उसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखना है, इसको आप एक तरह से याद कर लीजिए। ये इसका कहीं ना कहीं आपको कॉलम मिलेगा जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास आर्टिकल। तो ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो तब आपके पास समझ में आएगा, तब उसको डिटेल में वहीं पे समझ आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम,
ये सबको पता होगा। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपकी, जितना हम लोग काम करते हैं वर्क करते हैं, वो टोटल वर्क आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलता है, ये वाला। यानी जो भी वर्क करोगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में वर्क मिलेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क नहीं मिलेगा तो फिर ये वाला सारा जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में ये दरअसल डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो किस तरह से बोल रहा है। जैसे आपसे बात करेगा, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ और कोई मूवमेंट नहीं है, मेरी बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको देखें, देखिए जो वर्क है ये वाला, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, वो मेरा इनिशियल पॉइंट था और यहाँ आने के बाद में मेरा कुछ ना कुछ आपका वेलोसिटी हुआ ही। तो वहां से आने के बाद में मेरा फाइनल वेलोसिटी हुआ। हालांकि मैं खड़ा हूँ जीरो में कहना चाहिए, लेकिन फिलहाल जीरो नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ है, जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगा के खड़े हैं, लेकिन अभी इंजन स्टार्ट है, थोड़ा सा एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे और गाड़ी चल पड़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी। तो ये वाले केस में जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी को दो फॉर्म में दिखाते हैं तो एक दो कंडीशन ये वाली होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल पॉइंट में आपके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ये वाली, तो W इक्वल टू ये है आपके पास 1/2 F V² F फाइनल और 1/2 M V² इनिशियल, ये वाली चीज। और ये जो वर्क है आपका ये कन्वर्ट हो जाता है F into S में, 1/2 M VF²। और यहाँ पे जो है जो भी हम लोग वर्क करते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ, बड़ा फेमस एग्जांपल है कि वर्क कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम अभी जा करके सब लोग डिनर करने वाले हैं, करेंगे ठीक। और मामा ने क्या किया, दाल चावल बना के रखे हैं, थोड़ा इजी भी रहता है, ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा, और थोड़ा सा काम किया दांतों ने, फिर सब हो गया फटाफट काम। तो होता क्या है जी, हमने अपनी उसमें थाली में दाल चावल को मिक्स किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग वर्क करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में या फिर टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो डेफिनेटली पोटेंशियल वहां होगी होगी, और जहां ये दोनों है वहां टोटल होगी होगी। समझ गई बात। अभी भले ही आप लोग बैठे हैं लेकिन आपके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका ये मतलब नहीं है अगर अचानक से यहाँ पे आपके पैरों के नीचे कोई सर्प छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल 1 सेकंड से पहले आप दौड़ोगे, यानी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगी है विदाउट एनी रेस्टोरिंग कंडीशन, एकदम आप लोग भागोगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग थाली से भोजन उठाते चम्मच में, और जब देखा होगा कि हाथ की सेटिंग है मुंह से, तो क्या होता है कि ये सीधा नहीं जाता, ये थोड़ा घूम के जाता है। सुन लीजिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्क जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जाएगा मुंह में जा करके, ये हमने यहाँ तक आपके पास आया, यहाँ से थाली से लेकर के पूरा डिस्टेंस कवर किया, और हमारा जहाँ पे भोजन स्टोर होता है वहां पे चला गया। और आपके पास जो ब्रेकफास्ट आपने सुबह किया होगा वो दिन भर पड़ा रहता है, रात को भी, फिर अगली अगली सुबह तक तो रहता ही है पूरा का पूरा। ऐसे तो डिस्टेंस कवर किया, फोर्स भी लगा कि चम्मच से बिना फोर्स तो जाएगा नहीं, फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स भी हो गया। और उसके बाद जो फोर्स का काम है हमारा ये, जो जैसे खाने को सटकना कहते हैं, अंदर जाता है। जब खाना हम लोग रखते हैं तो ये अंदर कुछ होता है, वो अंदर ले जाता है उसको, और फिर पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। ये तो बड़ी लंबी हमारी वो आंत होती है जिसमें भोजन रहता है, कितने मीटर होता है, 20 मीटर कहते हैं। कितने, ले चलो 8 ही, 8 का 1 मीटर ही बहुत होता है, आप तो 8 की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि उसमें आपके पास पड़ रहा है, तो देखिए उसके बाद में, और हम क्या था, बहुत काम किया था, थके हुए थे, और खाना खा के सो गए। जब अगली सुबह उठेंगे तो हम एकदम फ्रेश उठते हैं,
बॉडी में पूरी एनर्जी रहती है। तो जो हमने खाना खाने में कल काम किया था, वो हमें अगली सुबह जो है एनर्जी फॉर्म में स्टोर मिल जाता है। तो यहाँ एक लाइन बनती है, बड़ी फेमस लाइन है। तो बहुत जगह उसमें बुक्स में लिखी रहती है कि जो हम लोग कार्य करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो संचित स्थिति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यानी जो भी हमारा वर्क डन है, वो कंप्लीट फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है हमारी बॉडी का। तो ये जो आपके पास वर्क है, ये वर्क ही इसलिए कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में। और इसको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, होना ही होगा। या तो काइनेटिक में होगा या पोटेंशियल में होगा। दोनों में नहीं हुआ तो टोटल में तो होगा ही। आपने देखा, हम जैसे मन करता है चलो यार एक रसगुल्ला भी खा लीजिए, एक पापड़ भी खा लीजिए, चलो घर में मम्मी ने कुछ और बना थोड़ा सा हलवा वो भी खा लीजिए, और पूरा काम कर लिया, पेट हो गया हमारा पूरा, यहाँ तक आ गया खाना। मामा कहती है कि बेटा थोड़ा टहल ले, तो क्या कहती माँ, बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं, उठाने जा रहे इतना खा लिया, कहते ठीक है सो जाते हैं। और वहीं आप सोते रहते हो, क्योंकि यंग एज में तो पता नहीं चलता, एज थोड़ा एज 50 साल के बाद आने के बाद में लगता है कि हाँ भाई, अगर आपने एक टुकड़ा भी आपने फालतू खा लिया तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आज गड़बड़ है। तो वही एनर्जी जो है, जो भी आप वर्क करोगे वो आपको वर्क जो है चाहे काइनेटिक मिले या पोटेंशियल मिले या टोटल मिलेगा, मिलेगा जरूर। आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक है, बैठ करके ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने में उन्होंने वर्क किया, किया वर्क, और उसके बाद वो डांस शुरू नहीं हो जाता, गलियों में टहलते रहते हैं और कहाँ गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो देखो, अभी हम बात करें पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, अभी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, और फिर और भी चीजें हो जाती। और एक बार उसे कुछ कह दो तो उसे कह दो कि ये तुम दीवार गिरा दो, वो दीवार गिरा देगा। टोटल एनर्जी, बहुत एनर्जी आ जाती है भाई। तो वही जो हम वर्क करते हैं, दरअसल सारी की सारी जो चीजें से हमारा ब्रेन काम करता है। जैसे हम लोग फिजिक्स का एग्जाम देने गए, तो सारी चीजें फिजिक्स की याद आएंगी, वही फिजिक्स से लिखेंगे। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री की भी आती है, हमने बोल दिया तो बाद में अलग कल को वो आती रहती है, मैथ की भी आती रहती है, बायोलॉजी की भी आती रहती है। वो सब चीजें कन्वर्जन है, करता रहता है। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसका छोटा सा पार्ट है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसकी थ्योरी तो इस चैप्टर की बड़ी आसान है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल बड़ी टफ। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। राइट, यहाँ पे एक बल्ब वहां की बजाय ना यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना ही होगा। यस सर। उसमें मुझे कौन ऐड करेंगे? आरिफ। अच्छा, तो मैं कुछ भेज दूंगा उसमें मैटर। तो आप लोग जो है प्रॉब्लम्स को कुछ घर पे देखेंगे, आज ही भेज दूंगा अगर उन्होंने ऐड कर दिया मुझे। और फिर कल कल को उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें अगला पॉइंट है जी, मोमेंटम। थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा। मोमेंटम को भाई पी से लिखते हैं, ये आपके पास। और उसका सिंपल फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। देखो जी, हाँ जी, ये मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, बता कंफर्म, देख लो। वेक्टर ही है, घबराओ मत। वेक्टर ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वेक्टर है, इसकी वजह से होता है। तो देखिए क्या होता है,
हम लोगों ने सिर्फ बीच से स्टार्ट किया, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं पहले वो या दूसरे सर ने पढ़ाई होंगी। दरअसल क्या होता है चीजें, जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी के अंदर जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट के साथ में टाइम भी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ में टाइम भी कंसिडर करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। और जब इन दोनों के साथ लें तो वेलोसिटी मिलता है। तो वेलोसिटी के साथ में जब हम उस बॉडी का मास लेते हैं तब आपके पास मोमेंटम आता है। मोमेंटम कैसे फील करते हैं? क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग सर। तो क्रिकेट खेलते समय जो बॉल को कैच करते हैं, जी सर। तो आप लोगों ने देखा कहीं जो थोड़े से शुरू में अनाड़ी होते हैं वो ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ऐसे ही वहीं का वहीं। तो थोड़े से अनुभव हो जाते हैं, वो ऐसे होके फिर ऐसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं। यस सर। वो क्या होता है कि जो बॉल है वो अंदर ही रोटेट करती रहती है, और रोटेट करते करते उसकी स्पीड कम हो जाने की वजह से वो चोट कम लगती है। और डायरेक्टली आएगा तो फटाक से लगेगा तो चोट लगती है। वो मोमेंटम की वजह से था। तो जब भी कोई, जैसे आप देखें कि जैसे अभी कोई कार जाती है, कोई बस जाती है, तो बस जाते समय जब उसका मोमेंटम देखेंगे तो उसका मास भी कंसिडर करते हैं। वैसे इन जनरल मास को हम लोग जो है जब मास को जब हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं किसी भी गाड़ी का, जैसे ट्रेन है, एक चीटी है, तो तीन ट्रेन के रेस्पेक्ट में चीटी का मास कितना होता है? कितना होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो मास जो है कंसिडरेबल नहीं है, हम उसको मास को कंसिडर नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि जब हमें मोमेंटम चाहिए होता है तब ये आपके पास मास को कंसिडर किया जाता है। अगर उसके साथ में फिर हम लोग इसमें जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका वेटिव कंसिडर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि मास इनटू वेलोसिटी नोन है मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो केवल इतना सा है, छोटा सा कंसेप्ट है कि आपके पास जब कोई बॉडी स्पीड से आती है तो उसकी जो स्पीड है, जब एक साथ कहीं वो आपके पास कोलाइड करेगी या कोलिजन करेगी, उस वाले केस में उसकी स्पीड को कम करने का एक ही तरीका है कि उसके सामने जो है ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। जैसे बॉल के साथ आपको चलना पड़ेगा, हाथ को आगे मूवमेंट कराना पड़ेगा। एकदम से आप लेंगे तो फिर मोमेंट उसका एकदम बढ़ेगा तो फिर दिक्कत है। ये वाली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास मोमेंटम है एक। इसके बाद में एक नया कंसेप्ट है जिसमें कोलिजन। ये वाला हिंदी में इसको भाई टक्कर कहते हैं या संघर्ष, टक्कर या संघर्ष। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट का होने के लिए, जैसे एक बॉल ये है, एक बॉल ये, इसका अपना कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ अपना वेलोसिटी है। ये मान लें इसकी वेलोसिटी जो है v1, इसकी वेलोसिटी जो है आपके पास v1, इसका मास m1, इसका मास m2। कंडीशन ये है कि यहाँ पे कि v1 जो है आपके पास v2 से बड़ा है। ठीक है, बड़ा होगा तब हिट करेगा इसको। थोड़ी देर के बाद में इसकी जो कंडीशन आगे जा करके ये दोनों की दोनों एक दूसरे को हिट करती है। अब हिट करने के बाद में थोड़े टाइम तक ये आपके पास दोनों की दोनों बॉडी जो है ये कैपिटल वी, यानी कैपिटल वी वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में आ जाती है। इन दोनों का मास ऐड हो जाता है m1 m2, यानी m1 प्लस m2 दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। तब आपके पास, तो यहाँ कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में यहाँ पे दो बातों में बड़ा अंतर आता है। एक डिफरेंस है इसका काइनेटिक एनर्जी में, और एक डिफरेंस आता है इसका मोमेंटम में। तो यहाँ डिफरेंस का जो इसमें जो डिफरेंस मोमेंटम मोमेंटम और आपके पास की काइनेटिक एनर्जी में आता है, यहाँ दो बातें हो गया था कि आपके पास जो कोलिजन है, जैसे कहते हैं ना, हम देखा कि वो दिल के टुकड़े हुए हजार, कहते हैं ना गाना सा, कभी दिल टूटता है क्या? नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। किसी का टूटता दिल? वो सिर्फ एक वहम है, ऐसा होता है नहीं। दरअसल क्या होता है, कभी कभी जिसको कहते हैं ना देसी भाषा में गुम चोट का लगना, यस सर, उसका पता नहीं चलता है, फिर भी आंसू बाहर निकल के आते हैं कि ये दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। कभी मैं भी कई बार जब सोचता हूँ तो कहीं भी नहीं टूटता है, ये कहीं कहाँ गिरता है।
ये सब बेकार है, मोह माया जिसको कहते हैं। ये फॉर द टाइम बिंग है, थोड़े समय के लिए इसका लगता है, उसके बाद फिर काम में लग जाता है। और बेस्ट तरीका है, कोई तीसरे को ले आओ। बेस्ट तरीका है भाई, मान लीजिए फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो केमिस्ट्री पढ़िए आप। केमिस्ट्री समझ में नहीं आता तो आप बायोलॉजी पढ़िए। बायोलॉजी में भी दो होती है, बॉटनी जूलॉजी होती है। और नहीं समझ में आ रही तो कोई मूवी देखिए, फ्रेश फ्रेश आप फ्रेश हुई, समझ में चीज आ जाती है। कई बार ब्रेन जो है चीज है, इतना ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर उसका ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। नहीं, तो देखिए, ये जब चीजें होती है कोलिजन की बात में, तो इसमें एक वर्ड आता है, आपके पास एक इंटरनली डैमेज कहते हैं उसको, इंटरनल डैमेज। तो यहाँ पे जो इंटरनल डैमेज है आपके पास, वो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में या तो कंजर्व रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, तब ये कोलिजन आपका, उसे कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। और जब ये कंजर्व नहीं रहता तो उसे कहते हैं इनइलास्टिक। तो कोलिजन कंडीशन में हमारे पास दो बातें जरूर हमें पता होनी चाहिए कि ये आपके पास इलास्टिक कब होता है और इनइलास्टिक कंडीशन। जी प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। हमारे प्लान अधिकारी हैं। आपको पहले भी मिल चुके हैं एक बार शायद, एक बार या दो बार मैम आ चुकी हैं ऑलरेडी। और इन्हीं की देखरेख में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य हो रहा है। ना भी ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का वर्क है, वो सारा का सारा, चाहे वो सेंटर का हो चाहे महाराष्ट्र बंगाल का हो, वो सारा मैम ही देखती है। 2 मिनट के लिए आपसे बात करें। फॉलो तो नहीं है। हाँ, टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे और साथ में जो आप स्टूडेंट है उनको भी तो लाइए साथ में, बहुत स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए ना, स्ट्रेंथ बहुत कम है। और आप लोग आना मत बंद करिएगा। माननीय मंत्री जी समाज कल्याण की श्री जैसी स्वामी जी आएंगे यहाँ, आप लोगों से मिलेंगे, तो प्रयास करिए, मेहनत करिए, वो सफल सफल होंगे ना। इसमें नीट भी है और जी बहुत अच्छा है। इम्बाइब की क्लासेस चलेंगी आप लोगों की 18 तारीख से। और उसमें आपको बुक्स की जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कैसे करना है, क्रैश कोर्स कैसे करना है, और जो पुराने पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो कैसे करना है, वो सारी चीजें बताइए। आप इम्बाइब क्लासेस ज्वाइन करिएगा। ठीक, आपके ईमेल एड्रेस मेरे पास में आज पहुंचा है सभी के। आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। एम्बाइप की जो हमारी साइट है, जो गवर्नमेंट ने टाई अप किया है, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और फिर जितना भी आप प्रोसेस करेंगे पढ़ाई का, जो भी रहेगा आपका, आपको टेस्ट भी देने होंगे या कुछ भी होगा, तो वो सब ऑनलाइन रहेगा आपका। और सारा रिकॉर्ड वहीं पर मेंटेन रहेगा आपका। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको। अगर मेरे पास में ईमेल एड्रेस नहीं आए तो वो पहुंचा दीजिएगा। जी, अभी इनको देख करके एक लाइन याद आई। देखिए मैम ने लास्ट ईयर में जो है, जब डिस्कशन चल रहा था, तो मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था सिलेक्शन। कि व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, पढ़ना तो हमें पड़ेगा। ठीक है। और आजकल चीजें बहुत एडवांस हैं, सब आप सबके लिए कितना सब लोग काम कर रहे हैं सिलेक्शन हो जाए, लेकिन पिछले साल कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। हम सब ने भी बहुत प्रयास किया, एक समय ये किया था कि भाई पहली बात फर्स्ट टाइम था इसलिए शायद सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह जो मैं महसूस करता हूँ, दरअसल क्या है कि टीचर्स के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो बता सकता है। हम जैसे कहते हैं कि आप लोग ये इतने प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए, लेकिन बच्चे नहीं, बस यही एक परेशानी। और काम तो
चाहे कोई भी ना करे, हम ना भी पढ़ाएं, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से लेबर कर ले, तो सिलेक्शन तब भी हो जाएगा। तो लास्ट ईयर जब मैम से मुलाकात हुई, तो ये जैसे इसमें मलिका ने बताया, मैं तो भूल गया था कि जब मैं था उस समय ये मैडम आई थी। तो जैसे अभी आपकी बुक में हर चैप्टर में नॉर्मली 100 क्वेश्चन 120 के आसपास रहती है। तो अगर ज्यादा समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से समझ के उसके जो आंसर है, चारों ऑप्शन, वो ठीक से याद कर लीजिए। ये बता था मैंने। अब यहाँ असल में परेशानी केमिस्ट्री में है और फिजिक्स में ये है, बायोलॉजी में तो चल सकता है, यहाँ जो डाटा है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन उससे अगर आपको आंसर याद है तो उसके उसके आसपास जो है थोड़ा सा, जैसे मान लो 2 की बजाय 4 कर दिया, मतलब आपके पास जो कैलकुलेट करने के लिए डाटा थोड़ा बदल दिया, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली रटे होते हैं, और आप जब रट के या याद रह के आप लिखोगे तो आपको वहाँ टाइम बचेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 120 आप बता रहे, 120 में से 200 आते हैं, 200 क्वेश्चन में, हाँ कितने भी, चलो 180 है ना, 180 में से अगर आप 50% भी याद करे, क्वेश्चन टिक कर दें, तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि 40% जो अगला है या 30%, वो उतना तो आपने फिर एक साल में पूरा लेबर किया है। वो बस अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे यही काम करना है। क्या होता है कि हम लोग जो है, हमें पता ही नहीं हम क्या करते हैं और हम चाहते क्या हैं। क्या हम सब में चाहते हैं कि हम मुझे डॉक्टर बनना है, या बस टाइम पास डॉक्टर बनना है, टाइम पास नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, बस जैसे हमारे कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर किसी और मैडम ने पढ़ाया, वहाँ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और फिर हमें वो कॉन्सेप्ट आगे भी लगा रहे हैं। हाँ, फिर अब यहाँ हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझ देगी, बस उससे काम कंफ्यूजन क्रिएट हुई, फिर इस सिग्नल को हो जाती है। देखो सुन, जैसे मैंने वर्क की बात कर रहा हूँ या मैं कोलिजन की बात कर रहा हूँ, और ये टॉपिक किसी और ने पढ़ा हुआ है। देखिए इस पूरे के डेरिवेशन को सॉल्व करके हमारे पास एक रिजल्ट आए। लेकिन उन दो रिजल्ट से पहले हमारे पास दो बातें हैं जो मैंने आपको बताई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो कंजर्व जो है, कंजर्वेशन कब किस कंडीशन में होगा, या कोशेंट किस कंडीशन में होगा, और या कोशेंट किस कंडीशन में नहीं होगा, वो हमें बस पता होना चाहिए। फिर तो इसके फॉर्मूले सीधा सीधा फॉर्मूला रखोगे और आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब तुम्हारी कंफ्यूजन की बात करते हो। जो टॉपिक मान लिया किसी और ने पढ़ाया और वो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, होता है, एक बार होता है। तो एक पहली वजह तो क्या होती है उसमें, जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सभी की जो शब्दावली है टर्मिनोलॉजी, वो थोड़ी डिफरेंस उसमें रहती है। मेरे शब्द कुछ और होंगे, सर के या मैडम के कोई और उनके शब्द रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि शब्दों के मीनिंग अलग हो सकते हैं या उनके के भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि दिक्कत है, तो आप मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठाइए, आप मुझे पूछिए कि ये कैसा होता है, मैं आपको बताऊंगा। क्या एक्सरसाइज बनाना पड़ेगा सर, चलो पूरा करवा देंगे और बताओ। देखिए मुझे यहाँ पे आने के बाद में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत पढ़ के रखा हुआ है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आप बात करोगे, तो आप मुझे टॉपिक बताएं कि हाँ इसमें तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ ये हो सकता है क्योंकि डेरिवेशन लंबे लंबे होते हैं, वो डेरिवेशन भूल सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली उनके जो रिजल्ट हैं वो याद ही है, नॉर्मली याद रहते हैं, या फिर जो उसके भी उसके जो अंदर जो चीजें यूज की गई हैं, जो कंसेप्ट यूज किया गया, वो तो याद रहेगा। और हमारी जो मैकेनिक्स है उसमें जो यूज होता है मैकेनिक्स का, वो आपका जो जहां से क्वेश्चन जैसे ज्यादा आते हैं, आपका जो सेकंड फिजिक्स है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और ये सारी जो मैकेनिक्स है आगे इसको अप्लाई किया जाता है। तो अगर कभी भी किसी को लगे कि हाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उन्होंने कुछ और बताया था, मैं कुछ और बता रहा हूँ, तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। परसों जो मैं बताया था आपको कि भाई इसको पढ़ के आना, वर्क एनर्जी पावर को, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है पढ़ के भी आए होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन पढ़ के आने का मतलब ये है कि यहाँ थोड़ी सी डिबेट तो होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कंजर्वेशन है क्या, काइनेटिक कैसे कंजर्व हो जाती है, मोमेंटम मोमेंटम कैसे हो जाता है, या फिर नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो वो चीजें जो है। लेकिन आपके लेवल पे बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है, आपको तो रिजल्ट याद होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम आती हैं, वो सीधा की सीधा जो आपका रिजल्ट है, फॉर्मूला है, उस पे बेस रहती है।
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा सीधा उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक सेकंड फिजिक्स में एक लॉस ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है, उसमें कैपेसिटर याद है किसको फॉर्मूला? देखो, एक लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, याद है जी? और C1 प्लस C2 का ये वाला होता है। अब लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो सॉरी ये वो है पोटेंशियल है, मैंने वेलोसिटी लिख दिया, ये आपके पोटेंशियल है। तो अगर इसमें क्या है कि दो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग बॉडी है, उनको जब आप चार्ज करोगे तो कुछ आपके पास पोटेंशियल मिलेगा। तो पोटेंशियल मिलने के बाद में उसका जब हम लॉस निकालते हैं, उसके कंडक्टिंग वायर से उसको ऐड कर देते हैं, तो कंडक्टिंग वायर से ऐड करने से पहले और उसके बाद में दोनों के में हम लोग डिफरेंस ले तो ये वाला रिजल्ट आता है। तो ये आपके पास 2 पेज का पूरा डेरिवेशन है, तो वो नहीं आपको याद करना, आपको तो ये फॉर्मूला याद करना है। बस ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है किसका, कि दो हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी है, उनमें से हम किसी एक को अगर चार्ज करते हैं, थोड़ी चार्ज देते हैं, तो पोटेंशियल जनरेट कर दिए या पोटेंशियल मिल जाता है, उससे जो फिर हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी से आता है। और ये मेरे ख्याल से इस साल ये प्रॉब्लम आए थे, अगर आपको ध्यान हो। एग्जाम किस दिन दिया था? इस बार वाला दिया था, तो ये प्रॉब्लम थी, मैंने देखी है बात। और कुछ नहीं करना था, उसमें दो पोटेंशियल दिए हुए थे, और वो दो जो आपके पास कंडक्टिंग बॉडी थी, यानी जो कैपेसिटी थी, उनकी कैपेसिटी दी हुई थी C1 C2, और आपके पास पोटेंशियल दिया हुआ, और सीधा उसमें वैल्यू पुट करनी थी। और 4 नंबर का क्वेश्चन होता ना, फ्री के 4 नंबर थे उसमें, फ्री के, कुछ नहीं करना था। लेकिन ये यहाँ कहना आसान है, वहां नहीं। उस 3 घंटे में आपने पूरे जो एक एक वर्ष का जो आपने समय लगाया, एक तो वो होता है पूरा परफॉर्म करना पड़ता है, फिर ब्रेन गर्म रहता है, आगे जो चीजें कई बार याद भी रहती हैं वो भूल जाते हैं। मुझे मालूम है, मैं बहुत एग्जाम दी, तो वहां हालत कितनी खराब होती है, इसका पता वो है ठीक से कर सकते हैं जिसने कभी जीवन में कुछ एक टारगेट सोचा हो और वो हिट ना हो। तो सिलेक्शन होने के लिए बेस्ट तरीका है कि जो आपके पास असफल लोग हैं उनसे मिलिए, सफल लोगों को नहीं कुछ बता, सारी कमियां वो बताने की भैया मैंने ये गलती की थी, बस ये तुम मत कर। अभी जैसे हम लोग रात को जैसे थक गए और पढ़ने का मूड मूड नहीं कर रहा, तो हम लोगों की आदत क्या है कि हम लोग टीवी देखते हैं, या आजकल मोबाइल में फेसबुक चलता रहता है, या इंस्टा इंस्टा चलता रहता है, उसको देखते रहते हैं। तो होता है कि हमने दिन भर में अगर 10 घंटा पढ़ा, 10 घंटा स्टडी करने के बाद में सारा का सारा वो चीजें हमारे ब्रेन में है, ब्रेन ने अब उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब कि आप जो है ज्यादा ब्रेन उसको चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि आप उसको रुक जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हमने मूवी देखना शुरू कर दिया। अब थोड़ी बहुत जो जगह थी वो ब्रेन, उसके जो हीरो हैं मूवी के, जो इसमें घटनाएं घट रही वो ब्रेन में चले जाने शुरू हो जाते, और वो जा करके जो हमने पढ़ा था सारा एक साइड में कर देते हैं और उनको कवर कर लेते हैं, अब हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको याद करना तो टीवी रात को ना देखें, पढ़ने से पहले जितना देखना देख लीजिए, पढ़ने के बाद ना देखें, ये फैक्ट है। हालांकि कहना मतलब ये उतना लगता है कि इतना भाई आसान मैं कह रहा हूँ, दरअसल मैं जब अपना कोई एग्जाम देने जाता हूँ, अभी भी देता हूँ एग्जाम, तो मैं 8 दिन अपने मतलब टीवी भी सब बंद कर देता हूँ। 8 दिन तक ज्यादा लंबा होता नहीं, मेरी आदत है टीवी देखने। तो मैं जैसे खाना खाता हूँ तो सारे के सारे चैनल देख लेते हैं, तो उससे कई बार चीजें अच्छी चीजें मिलती हैं। देखिए, खराब चीजों को जानना है अगर, तो आपको अच्छी चीजों को पता होना चाहिए। अगर अच्छी चीजों को जानना है तो खराब चीजों का पता होना चाहिए। ये जीवन सिखाता है चीज, नहीं? तो चीजें सीखनी पड़ेंगी, खराब भी सीखनी पड़ेंगी, अच्छी तो सीखनी है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाए तो कम से कम, मैं जैसे 8 दिन की बात करता हूँ, आप लोग जो है 15 दिन पहले टीवी बंद कर दें। वैसे तो अभी से बंद कर दें अगर संभव हो तो, क्योंकि जो हमने पढ़ा होता है सारा सारा जो चीजें हैं फालतू वो चले जाते हैं। 8 साल पहले, 8 साल से टीवी में देखने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा है यार, तुम तो महान आदमी हो भाई। चलिए, अगर ऐसी बात है तो फिर तो सारा का सारा चीजें जो है ना ब्रेन में स्टोर होना चाहिए, ठीक है।
कल जो है आप लोग उनसे बोल करके, हालांकि मैं बोल दूंगा आरिफ से कि बल्ब की व्यवस्था यहाँ करें। तो मुझे दिखाई सकते दे रहा हाँ भाई। तो पढ़ लीजिए ओरिजिन के रिगार्डिंग। यस सर। देखो, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। आवाज आई? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, देख लो बेटा, फर्स्ट वन जो है आपके पहला इलास्टिक कोलिजन। इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी along with momentum, kinetic energy along with momentum are conserved, are conserved। second देखो जी, inelastic collision, inelastic collision। देखो जी, in this collision momentum of the object, momentum of the object is conserved, momentum is conserved, but kinetic energies, is not conserved। ये दो बातें भाई आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कौन सी है? सीसी पांडे, एनसीईआरटी। जिसके बाद जो बुक है वो कल इसको कोलिजन वाले कंसेप्ट को पढ़ के आए, कोई भी, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं कल और बता दूंगा। और आप जो है घर पे जब पढ़ेंगे तो जहां भी कुछ कंफ्यूजन लगेगा फिर आप बताना, मैं उसको क्लियर कर। इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन है उसके मैं करके फिर आगे भी बढ़ते हैं। टीसी पांडे किस किस के पास है?
1 2 3 और एक कोई किताब तो आप ले ले सर। असल में एनसीईआरटी में उतना है नहीं कुछ। कुमार मित्तल। हाँ, उसमें जो है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े हैं। नीट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी होते हैं, वो नहीं है उसमें। या फिर उसके अगर बहुत पुरानी होगी, 8 साल पहले होगी तब की। उसके जो उसकी बैक में लिखा रहता है कॉम्पिटेटिव लिखा रहता है कैसा वो वाले। लेकिन उससे फिर वही है कि एक बुक अगर सबके पास है तो ज्यादा बेहतर है। चलो फिर मिलते हैं। तो सर को दे देगा तो ना ये हाँ? हाँ। मलिका अगर एक समझ में आता तो वो क्या कर रहा, वो